हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब। बेटा आज अपन अपनी एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और जो हमारी एक नई सीरीज़ है आज वो रहेगी बेटा ज्योमेट्री फॉर आईआईटी जेई। आईआईटी जेई में जितनी भी ज्योमेट्री काम आएगी और ये भी जिसकी मैं बात करूँगा वो ध्यान रखना केवल 2D ज्योमेट्री है। तो बेसिकली अपन चले जाएंगे क्लास 11th के ऊपर। एनसीईआरटी के अंदर काफ़ी कम दे रखा है ये वाला पोर्शन, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है यहाँ पर। तो अगर अपन आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ज्योमेट्री जो है बहुत वाइड टॉपिक है, लगभग एक महीने भर का टॉपिक है। तो आज अपन उसको स्टार्ट कर रहे हैं और आज अपन उसी टॉपिक से बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी सिखाऊंगा मैं आपको जो आपने बिल्कुल एनसीईआरटी में नहीं है और बहुत कुछ आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में। बेसिक लेने वाला हूँ आज में बहुत कुछ, ठीक है। तो चलिए उससे स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइडेड है। आज मैं बेटा उसका टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ जिसको मैंने नाम दिया है, या तो अपन पॉइंट बोल सकते हैं या बहुत सारी बुक्स में अपन को मिल सकता है कि रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। मतलब अपन केवल और केवल आज कोऑर्डिनेट्स की बात करने वाले, एक तरीके से बेसिक इंट्रो लेने वाले। जब पॉइंट खत्म हो जाता है तो हमारे पास इसके अंदर आता है फिर स्ट्रेट लाइन्स, देन हमारे पास में बेटा सर्कल्स, और उसके बाद में हमारे पास में है कोनिक सेक्शंस। और उस कोनिक सेक्शंस के अंदर अपने पास में पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, उनकी बहुत सारे डिटेल्स है। बहुत वाइड टॉपिक है ये। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं पॉइंट की। आज अपना केवल जो मेन फोकस है केवल पॉइंट है। इन सब में सबसे छोटा टॉपिक यही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं पॉइंट की कि पॉइंट के अंदर क्या क्या है। तो पॉइंट के अंदर जो आप क्लास 10th में पढ़कर आए हैं एक तो वो सब कुछ है। अब क्लास 10th में आपने क्या क्या पढ़ा उसका एक बार रिकॉल कर लेते हैं। नॉर्मल सी बात है बेटा, आपको पता ही कि कोई भी कार्टेशियन प्लेन जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। चारों के अंदर जो साइन सिस्टम चलता है वो आपको पता ही है, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस एंड प्लस माइनस, ये साइन सिस्टम चलता है, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। इसी के साथ में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, बहुत बेसिक सी बात है। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पर एक नई टर्म मैं आपको सिखाऊंगा वो आपको ध्यान रखनी, वो है बेटा ऑब्लिक एक्सिस। अब ये ऑब्लिक एक्सिस क्या होता है कि देखो जनरली तो अपन को पता है भी, जो आज तक हमने पढ़ा है कि दोनों एक्सिस आपस में कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल सकते हैं आपको, कहीं कहीं पे ऐसी चीज़ें आ सकती है कि जब ये दोनों ही एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस, दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो। अगर एक्स और वाई एक्सिस दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है तो उस केस में एक्सिस को क्या बोलेंगे अपन, ऑब्लिक एक्सिस बोलेंगे। अगर वहाँ पे जो हमारी एक्सिस है वो परपेंडिकुलर नहीं है तो इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक एक्सिस, ठीक है ना। अच्छा, इसी के साथ में हमको पोलर कोऑर्डिनेट्स का भी अब ध्यान रखना है। तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स आपके एक्स वाई। अब ये पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जो अभी 11th में आए नए आए उनके लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स एक नई चीज़ है बेटा। पोलर कोऑर्डिनेट्स आपके आर और थीटा की टर्म्स में लिखे जाते हैं। नंबर 1 तो ये आपको ध्यान रखना है। अब होते क्या है, देखो ये कोई भी एक कार्टेशियन प्लेन बनाया मैंने। इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर इस पॉइंट को आर और थीटा लिखा जाएगा। कब लिखा जाएगा, नंबर 1 ये एंगल और थीटा, मतलब जो हमारी लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रही है हम उसको बोलते हैं थीटा। दूसरा, उसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है उसको अपन बोलते हैं बेटा आर। उसकी जो भी ओरिजिन से डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स, अब जैसे तुमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, यहाँ पर 90 लाइन ड्रॉ कर दी। अगर मैं इसको एक्स वाई नाम दूँ तो इस हिसाब से मेरा एक्स आ जाएगा आर कॉस थीटा और मेरा वाई आ जाएगा आर साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री लगा देना, कोई नया काम नहीं करना है। ये मेरा एक्स, ये मेरा वाई, ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, क्लास 10th वाली परपेंडिकुलर बेस, उससे ही आ जाएगा, ठीक है। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। किसी भी प्लेन के लिए अपन को ये ध्यान रखना है। ज़्यादा भी काम आएंगे नहीं, जब काम आएंगे तब अपन इसको और डिटेल में देखेंगे। नंबर 2, क्लास 10 से अपन को एक डिस्टेंस फार्मूला याद रखना है। आपको सबको याद ही है, कोई नई चीज़ नहीं है, उसको मैं डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ। नंबर 3, डिस्टेंस फार्मूला के साथ में आपको और क्या क्या ध्यान रखना है उस पर भी और आ जाते हैं। आपने बेटा प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी ज्योमेट्रिकल फिगर्स की, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। मतलब क्या हुआ, जैसे आपने पैरेललोग्राम पढ़ा था, पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती वो आपको याद रहना चाहिए। आपने पढ़ा होगा रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल बोथ। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल दोनों होने के साथ में डायगोनल्स इक्वल हो जाए तो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। अगर ऑल साइड्स इक्वल हो जाए तो क्या बन जाएगा, रोम्बस। और अगर ऑल साइड्स इक्वल होने के साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल हो जाए तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। ये अपन को ध्यान रखना है। बाकी इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये सारा आपको आता ही है, उसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अपन ने बेटा एक पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला क्लास 10th के अंदर। जो क्लास 10th में पढ़ा है पहले उन्हीं चीज़ों को रिकॉल कर रहा हूँ।
सेक्शन फॉर्मूला दो तरह का होता है, आपने क्लास 10th में एक ही तरह का पढ़ा था और वो आपने पढ़ा था बेटा इंटरनल डिवीजन, और इस बार एक्सटर्नल डिवीजन भी आएगा, तो मैं एक बार दोनों ही डिस्कस कर लेता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई भी पी क्यू लाइन है, कोई एक पॉइंट आर है जो उसको m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। पी पॉइंट को मैंने नाम दे दिया x1 y1, क्यू पॉइंट को मैंने नाम दे दिया x2 y2, ठीक है ना। तो आर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है आपने सीखा होगा लिखने का तरीका, क्रॉस में चलना है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपने सीखा होगा। ये मैंने केवल x कोऑर्डिनेट लिखा है, सेम इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ y कोऑर्डिनेट भी लिख सकता हूँ, ये आपने पढ़ा है। इसी के साथ में आपने सेक्शन फॉर्मूला K:1 के फॉर्मेट में भी पढ़ा है, वो बिल्कुल सेम चलेगा। ध्यान रखने वाली बात जो इस बार नई सीखनी है बेटा, वो ये सीखनी है कि एक्सटर्नल डिवीज़न क्या होता है। इस बार अपने पास एक्सटर्नल डिवीज़न भी है, क्वेश्चन के अंदर लिखा हो कि भाई एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो उसका क्या मीनिंग हो जाएगा, वो ध्यान से समझें। मान लीजिए कोई भी एक लाइन है AB और कोई एक पॉइंट है P, पहले जैसा था, तो अपन पहले तो क्या बोलते थे, A और P को B डिवाइड कर रहा है। अब मैं ऐसा बोलूँगा कि लाइन AB इज़ डिवाइडेड बाय P एक्सटर्नली, मतलब आप लाइन के बाहर वाले किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो उसको डिवाइड कर रहा है, और किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ जो रेशो काउंट होता है बेटा वो ये काउंट होता है PA डिवाइड बाई PB m1 अपॉन m2, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो m1 है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो m2 है। इसी को यूज़ करते हुए अगर आप चाहो तो, अगर आपको दिख रहा होगा, अगर मैं बोलूँ कि ये कितना है तो आप बोल सकते हो कि सर ये m1 माइनस m2 है। और फिर अगर आप बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कंपेयर करना चाहो तो आप निकाल सकते हो ना इंटरनल मान के, बट आपको ऐसा करना नहीं है, आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है। डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछ रहा है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर। आपका बेटा फॉर्मूला इसमें जो बनता है उसके अंदर पहले वाले से कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं है, सीधा सीधा सा काम है m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2। बस ध्यान रखना बीच में क्या होगा बेटा, माइनस आ जाएगा, m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन का। और ये जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे वो ध्यान रखना किस पॉइंट के निकलेंगे, पी पॉइंट के, उस पॉइंट के निकलेंगे जिस पॉइंट को अपन ने कहाँ लिया है, उस लाइन के बाहर लिया है, बाहर की तरफ लिया है। ये हमारा एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला हो गया, जो 10th क्लास में अपन नहीं पढ़ते, किसी ने अगर पढ़ लिया था तो भाई बहुत अच्छी बात है, ये अपन को ध्यान रखना है। ये हमारा एक्सटर्नल डिवीजन हो गया, ये पहली नई चीज़ जो मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज इस वीडियो का, उसकी अपन डिस्कशन कर रहे हैं। अब जो भी मैं पढ़ाऊंगा लगभग नया ही पढ़ाऊंगा, 10th क्लास में आपने नहीं पढ़ा होगा। नंबर 1 बेटा, सम पॉइंट्स ऑन ट्राइंगल, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सम पॉइंट्स ऑन ट्राइंगल, ट्राइंगल के ऊपर कुछ पॉइंट्स है जिनको ध्यान रखना, इनकी प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी। कभी कभी जेई के अंदर क्या इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। नंबर 1 पहला पॉइंट, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड आपने सबने सुना होगा, फॉर्मूला भी आपने पढ़ रखा होगा। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड है बेटा इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 मीडियंस, तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन, जहाँ तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। तो कोई भी एक ट्राइंगल बनाया जैसे मैंने, उस ट्राइंगल की तीनों मीडियंस जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये मेरा पॉइंट जो है सेंट्रॉइड। अब इसके बारे में जो खास खास बातें उनको ध्यान से सुना। सेंट्रॉइड को अपन जनरली डिनोट करते हैं जी से, ध्यान रखना। नंबर 1 क्लियर। नंबर 2, सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। नंबर 2 पॉइंट जो अपन को ध्यान में रखना है कि सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है फ्रॉम द वर्टेक्स, जो वर्टेक्स जो अपना ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है उस तरफ से, ऐसा नहीं इधर 2:1 ले लो ना, ये 2 ऊपर की तरफ रहेगा, वर्टेक्स की तरफ रहेगा। नंबर 3, इसके कोऑर्डिनेट्स जो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला 10th में ऑप्शनल एक्सरसाइज में दे रखा है। अगर मैं इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 नाम दूँ, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। अच्छा, कुछ बुक्स में ये इस तरह से मिल सकता है बेटा, कंफ्यूज मत होना, समेशन ऑफ xi बाई 3 समेशन ऑफ yi बाई 3, इसका मतलब जितने भी वहाँ पर x है उन सबको ऐड करना डिवाइड बाई 3, जितने भी वहाँ पर y है उन सबको ऐड करना डिवाइड बाई 3। समेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये नंबर 1 तुम्हारा क्लियर हुआ, सेंट्रॉइड। अब ऐसे ही अपने पास में और भी बहुत सारे हैं और सब ध्यान से देखते हुए चलने। अब नंबर 2 है बेटा सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है, कैसे बनता है,
जैसे अपन ने देखा ना सेंट्रोइड किससे बनता है, सेंट्रोइड बनता है मीडियन से, तो सरकम सेंटर किससे बनता है, सरकम सेंटर बनता है बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। तो इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ये डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके जो फॉर्मूले है ना बेटा, ये कभी डायरेक्ट तुम्हारे काम नहीं आएंगे, इतने ध्यान रखना कि भाई तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर लो, ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूले बड़े लेंथी है। कोई स्पेसिफिक ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहाँ फॉर्मूला लग रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अपन को हमेशा क्वेश्चन में सोचना है कि उसकी डेफिनेशन जो वो याद रहे। तो सरकम सेंटर किससे बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स से। जब आप किसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स करोगे, ध्यान रखना परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, बाइसेक्टर भी होना चाहिए, दोनों बातें ध्यान रखें, क्योंकि आपने केवल और केवल बाइसेक्टर, जिसको मैं मीडियन बोलता हूँ, वो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, यहाँ मैं दोनों ही यूज़ कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी। तो ऐसी लाइंस जो परपेंडिकुलर भी हो और साथ के साथ में बाइसेक्ट भी करे, ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, अपने सरकम सेंटर बनाएगी जब वो इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, सरकम सेंटर का जो जनरल नोटेशन है वो है ओ। ध्यान रखना, इनके जनरल नोटेशन में भी एक ट्रिक है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जो आपके काफ़ी काम आएगी। सरकम सेंटर को अपन जनरली डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। क्लियर। अच्छा, इसका फॉर्मूला डेरिवेशन पे जैसा मैंने कहा भाई जाना नहीं है, लेकिन बेसिक ध्यान रखना ये क्या कर रहा है। मैं एक अभी क्वेश्चन भी बताऊंगा कि क्यों फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्यों अपन को इसमें बेसिक डेफिनेशन ध्यान रखनी, उसको भी मैं आपके सामने भी डिस्कस करूंगा, अभी इसी के बाद ले लूंगा। ये मैंने बना दिया सरकम सेंटर। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देख लो भाई, फॉर्मूला बड़ा ही खतरनाक होता है, याद रहे तो अच्छी बात है तुमको। फॉर्मूला ओ को अपन रिप्रेजेंट करते हैं बेटा x1 साइन 2a, x2 साइन 2b, x3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ये अपना फॉर्मूला बन गया किसका, x कोऑर्डिनेट का, और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स, y इंटू साइन 2a, y2 इंटू साइन 2b प्लस y3 इंटू साइन 2c डिवाइड बाय साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। मेरा सजेशन है फॉर्मूला याद ना रखें, मैं भी आपको बताता हूँ फॉर्मूला क्यों याद नहीं रखना है। डेफिनेशन याद रखना। मान लो भाई मैंने तुमको एक क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन का तुमको सरकम सेंटर निकालना है, एक ट्राइंगल मैंने दे रखा है, देखना क्वेश्चन ये है बेटा, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उस ट्राइंगल के अपने पास में वर्टिसेस ABC, ए कोऑर्डिनेट अपन को दिया हुआ है 2,1, ये दिया हुआ है 5,2 और तीसरा दिया हुआ है 3,4। किसी ने तुमसे बोला कि फाइंड इट सरकम सेंटर, तो फॉर्मूले को अगर तुम देखो तो फॉर्मूले के हिसाब से तुमको क्या चाहिए, तुमको साइन 2a साइन 2b साइन 2c। अब साइन 2a साइन 2b साइन 2c अगर तुम निकालने बैठो, ये एंगल ए निकालने अगर तुम बैठो बेटा, तो तुमको याद होगा भी एंगल ए निकालने के लिए तुमको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, तुमको लगाना पड़ेगा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से पहले ABC निकालो, फिर वहाँ वैल्यू पुट करो, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ऐसा करना ही नहीं। अब हम क्या करें सर, दूसरा काम बताओ, तो दूसरा काम ध्यान से सुनो। नंबर 1 डेफिनेशन क्या कहती है भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहती है तो यहाँ जो आने वाला पॉइंट है वो कौन होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, दोनों का मिड पॉइंट होगा। 5 + 3 8, 8 डिवाइड बाई 2 4, 2 + 4 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, ये आ गया मिड पॉइंट। नंबर 1 ये काम कर लिया। नंबर 2 सरकम सेंटर, जब एक ट्राइंगल इंस्क्राइब हो रहा हो इस तरीके से, अब ये तुम्हारा सरकम सेंटर है, अब ये मिड पॉइंट भी नहीं निकालते तो भी काम हो जाता। वैसे कैसे हो जाता, ये XY, ठीक है। नंबर 1 क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, OA = OB, और क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, OB = OC। मिड पॉइंट की भी जरूरत नहीं थी, वैसे सरकम सेंटर बनाया मैंने, डेफिनेशन जैसे मैंने कहा ध्यान रखना भाई, सरकम सेंटर है, ट्राइंगल को सरकमस्क्राइब कर रहा है, ट्राइंगल सरकमस्क्राइब करवा दिया। अब तुम्हें दिख रहा है, अब तुम्हारा बिल्कुल क्लास 10th का क्वेश्चन बन गया। OA और OB को इक्वेट करो तो एक XY में इक्वेशन आ जाएगी, इसी तरह OB और OC को इक्वेट करो, एक और XY में इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को सॉल्व करके O निकल सकता है। निकाल के देख लेना एक बार, तुम्हें एक तो इसको सही लिख देता हूँ वरना तुम्हारे गड़बड़ हो जाएगी सॉल्व करते टाइम। जो तुम्हारा B है वो है बेटा 5,2 है, ठीक है ना। सॉल्व करके देखना, आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर तुम्हारे आना चाहिए, कोई नया काम नहीं, 10th का है, बाकी मैं भी इसको पूरा ही सॉल्व कर देता। 13/4, 9/4 इसका आंसर बनना चाहिए, ये तुम्हारे सरकम सेंटर। तो फॉर्मूला नहीं लगाना है, ध्यान रखें, बहुत रेयर केस में अगर अपन को जरूरत पड़ रही फॉर्मूला लगाने की तो लगाए, बाकी बहुत बड़ा फॉर्मूला है ना, ऐसे लगाने की जरूरत है नहीं। ये अपना सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, सरकम सेंटर। थर्ड अपन बात करने वाले हैं, सरकम सेंटर के बाद अपन लेने वाले हैं इन सेंटर। कि इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर का मतलब समझे, इन सेंटर की डेफिनेशन क्या है, intersection of all three angle bisector
एंगल बाइसेक्टर बेटा, और इंटरनल एंगल ध्यान रखना है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, जहाँ सारे इंटरनल एंगल एक दूसरे को काटने वाली जो लाइन है वो मिलेगी, वो हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, इन सेंटर बनेगा। अब इन सेंटर का मतलब, इधर देखो डायग्राम देखो इसका, केवल और केवल एंगल बाइसेक्ट कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, इस बात का ध्यान रखें। देखो डायग्राम तो सारे एक जैसे ही दिखेंगे ना, उनमें कोई खास फर्क आएगा नहीं। इन सेंटर का कोई जनरल नोटेशन ऐसा कन्फिक्स है नहीं, अपन इसको आई से लेकर चल रहे हैं, ये तुम्हारा इन सेंटर बनेगा। तीनों जो लाइन्स है वो क्या है यहाँ पर ध्यान रखना, तीनों ही लाइन्स यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर है। इन सेंटर के अंदर सर्कल जो है अंदर की तरफ सब्सक्राइब होगा, वहाँ तो क्या हो रहा था, ट्राइंगल वो सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल, ठीक है ना, यहाँ उल्टा हो गया, ये तुम्हारे बन गया, तो ये भी डेफिनेशन काम आएगी तुम्हारे, ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला थोड़ा छोटा है, अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ रही तो लगा लेना, नहीं तो तुम्हारा फिर वही डेफिनेशन ध्यान रखना भाई, ये एंगल बाइसेक्टर है, क्लियर। वही ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3। तुमने एक छोटा सा रूल पढ़ा होगा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर, नहीं पढ़ा है तो भी ध्यान रखना, जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ रखा है। एंगल ए के सामने वाली साइड को अपन स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से, और सी के सामने स्मॉल सी। ये जनरल नोटेशन है ना बेटा, एक तो ये ध्यान रखिए ये जनरल नोटेशन है, ये फिक्स, ये बदलता नहीं है, क्योंकि इसी पे बेस्ड इसका फॉर्मूला है, साइड्स भी यहाँ पर यूज़ आएगी। तो अब मैं अगर इसके फॉर्मूले की बात करूँ कि भाई आई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये है अपने i के कोऑर्डिनेट्स, क्लियर। ये अपना क्या हो गया बेटा, इन सेंटर, अपन इसको डिनोट करते हैं i से। फोर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, वापस रिकॉल कर लेते हैं। अपन ने सेंट्रोइड में देखा केल और केल मीडियन, मतलब जो बाइसेक्टर है, सरकम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर, और ऑर्थो सेंटर केवल और केवल परपेंडिकुलर। ये ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि जहाँ पर एल्टीट्यूड मिलते हैं तीनों साइड्स के, जहाँ एल्टीट्यूड, ध्यान रखना केवल एल्टीट्यूड होने चाहिए, केवल परपेंडिकुलर होने चाहिए, बाइसेक्ट करे इसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो हमें केवल और केवल क्या चाहिए, हमें केवल और केवल इतना सा चाहिए, हमें केवल और केवल ये चाहिए बेटा कि ये यहाँ आकर 90 बना दे, ये बाइसेक्ट करे ना करे उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ऑर्थो सेंटर को मैं डिनोट करूँगा ओ से, क्लियर। फॉर्मूला अगर मैं इसका देखूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ इसमें भी ध्यान रखना, डेफिनेशन पे जाना, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी थोड़ा ऊटपटांगे। फॉर्मूला बिल्कुल सरकम सेंटर से मिलता जुलता है, जहाँ मैंने sin 2a लिखा था वहाँ sin 2a की जगह tan a आ जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना। ये इसका बन गया बेटा फॉर्मूला, कोई भी नई चीज़ नहीं है इसके अंदर, बस आप डेफिनेशन ध्यान रखें। ये कुछ पॉइंट्स जो मेरे को आपके सामने डिस्कस करने थे ये मैंने कर लिए, ये आपको बेटा काम भी आते हैं, ये ध्यान रहे। ये सब आप अपनी नोट्स कॉपी में साथ के साथ लिखते जाएं, ताकि आप जब क्वेश्चंस वापस से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा, ठीक है। अब एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। क्या शॉर्ट ट्रिक है, एक ट्रिक है बेटा, ONGC रूल। ONGC गैस कंपनी आपने देखा होगा भाई, पेट्रोलियम वाली जो है, तो इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, बस ये एक रूल आपको ध्यान रखना है कि N को भूल जाओ एक तो, ऑर्थो सेंटर, G का मतलब सेंट्रोइड और C का मतलब सरकम सेंटर, मतलब ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर तीनों ही एक लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। और जो इनके बीच का रेशियो है वो बिल्कुल 1:1:1 चलता है, ध्यान रखना। जैसा मैंने कहा इसको भूल जाओ, इससे अपने को कोई लेना देना है नहीं, ये पॉइंट अपन निकालते ही नहीं, वैसे याद रखने के लिए एक ट्रिक बना रखी है और कुछ भी नहीं है। तो अगर इस पॉइंट को यहाँ से हटा दिया जाए तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि भाई जो ये सेंट्रोइड आ रहा है वापस से, G जो आ रहा है, ये G क्या कर रहा है, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देख पा रहे हो ना, 1 + 1 इधर कितना हो जाएगा 2, तो सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये ध्यान रखना, ये रूल काफ़ी ज़्यादा काम आता है, कभी कभी जेई में इस रूल से अपन को कोई घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये अपन को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते बेटा, आगे अपने पास जो टॉपिक है अपना वो है एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर्स। क्लोज्ड फिगर्स का एरिया अगर मेरे को निकालना पड़े कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम के अंदर तो क्या करना है, तो आपने ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला पढ़ा था
ठीक है ना। अब मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ जो कहीं पे भी किसी पे भी अप्लाई हो सकता है, उसको अपन डायगोनल मेथड बोलते हैं। डायगोनल मेथड बोलना चाहे डायगोनल मेथड बोल सकते हैं, स्टेयर मेथड बोलना चाहें स्टेयर मेथड बोल सकते हैं, दोनों में से जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। कैसे काम करता है, मान लीजिए कोई एन साइडेड पॉलीगन है, एन साइडेड पॉलीगन है तो x1 x2 x3 अप टू xn तक कोऑर्डिनेट्स होंगे। सिमिलरली कुछ इसी तरीके y1 y2 y3 अप टू yn तक के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो एरिया क्या बनता है बेटा, 1/2 x1 x2 x3 अप टू xn और लास्ट में वापस x1 y1 y2 y3 अप टू yn और लास्ट में वापस y1। ये बनता है एरिया का फॉर्मूला बनता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब मैं तुमको एक बार इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको ओपन कैसे करना है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देता हूँ। किसी को भी ले लेंगे अपन यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, मान लो कि मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल के लिए बता दूँ, चलो तुमको पहले बहुत आसान सा, फिर तुम चाहे तो इसमें क्वाड्रेटल का निकालो, चाहे किसी का भी निकालो, ये फॉलो कर सकते हो। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर ये मॉड को डिनोट नहीं कर रहा है, बट फिर भी तुम्हें ध्यान रहे कि भाई एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है तो मॉड तो लगाना ही लगाना है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि भाई इस पर डबल आंसर जो बन जाते कभी कभी। देखो मान लो कि ये तुम्हारे पास में ए है 1,2, बी है 3,4, ये है 0,-1। मान लो इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से 1/2 x1 x2 x3 और वापस x1, जहाँ xn आ जाए वहाँ अपन को रुकना है और रुक के वापस से अपन को क्या करना है, x1 को लिखना है। यहाँ देखो y1 y2 y3 और वापस से y1। अगर ये क्वाड्रेटरल होता तो x4 y4 आ जाते, फिर ये आ जाता। पेंटा होता तो x5 y5 आ जाता, फिर ये आ जाता। अब इसको ओपन क्या करना है, डायगनली मल्टीप्लाई करते जाओ। पहले एक बार डायगनली मल्टीप्लाई किया, 1/2 4 -3 0, सबको ऐड भी करना है ना, जो आ रहे हैं वो तो यहाँ -3 आया तो फिर -3 रख दिया, फिर माइनस का साइन। अब नीचे से डायगनल ओपन करो, नीचे से डायगनल ओपन करिए बेटा, -1 0 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं। आ गया अपना आंसर, ये हो गया अपने पास 1, यहाँ से आया 5 और ये माइनस का हो जाएगा 5 -5, ये अपने पास में रह जाएगा बेटा, माइनस का 2 रह रहा है, बट जैसा मैंने बोला भाई एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है तो प्लस का 2 आ जाएगा। कोऑर्डिनेट्स आगे पीछे लेने से एरिया भी हमेशा पॉजिटिव आ सकता है, ऐसी भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव है उससे घबराना नहीं, अपने आ सकता है, अपन को बस ध्यान रखना है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया तुम्हारे पॉइंट्स वाला काम खत्म हो गया, एरिया वाला काम खत्म हो गया। ठीक है ना, अब मैं बात करने जा रहा हूँ बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। अगर आप एक्सिस को ट्रांसफॉर्म कर दें, एक्सिस को रोटेट कर दें, तो क्वेश्चन किस तरह से बदलेगा, पहले तो ये समझे कि भाई इसमें है क्या। तो टॉपिक है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। अगर अभी तक किसी ने कॉपी नहीं उठाई तो एक तो कॉपी उठा लेना, ये सारी चीज़ें तुम्हें लिखनी है, सब तुम्हारे नोट्स का काम आएगा, बिल्कुल ध्यान रखो बेटा, ये सब बिल्कुल बराबर नोट्स बना के चलो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस का ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें पहला जो अपन को आना चाहिए वो है बेटा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। जब मान लो कि भाई आपने ओरिजिन ही शिफ्ट कर दिया तो कोऑर्डिनेट्स कैसे हो जाएंगे। ओरिजिन ही शिफ्ट कर दिया, इसका मीनिंग समझना पहले तो, इसका मीनिंग क्या है। ये एक्स वाई अपनी एक्सिस मैंने बनाई अभी, इस एक्स वाई एक्सिस के अंदर अभी यहाँ पर ओरिजिन है, इसके हिसाब से आप मान लो कि इस पॉइंट को बोलते हो कि सर ये 3,2 है। ठीक है ना, अब मैंने कहा कि नहीं भाई ओरिजिन ये नहीं है, मैंने कहा कि मैंने तो मेरा ओरिजिन जो है वो यहाँ मान लिया और ये मेरा मान लो कि 1,1 है, मान लो ऐसा। ठीक है, अब 1,1 के हिसाब से ये नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये मुझे देखना है। भाई 0,0 के हिसाब से तो ये 3,2 था, मतलब अगर मैं देखता तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो मेरी कितनी होती 2, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मेरी कितनी होती 3। लेकिन अब मैं इस पॉइंट के हिसाब से देख रहा हूँ, और अगर मैं इस पॉइंट के हिसाब से देखूँ तो मेरी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितनी आएगी उस पर डिपेंड करता है कि नए कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या होंगे। तो ये मेरे को देखना है। तो अभी तुम्हें दिख रहा होगा ना, तुम्हारी डिस्टेंस ये कितनी रह गई 1 और ये कितनी रह गई 2। तो नए सिस्टम में ये कोऑर्डिनेट्स कितने चले गए 2,1। तुम चाहो तो इसको पूरा प्रूफ भी कर सकते हो, लेकिन वही वाली बात है कि भाई प्रूफ तुम्हारे किसी काम का नहीं, प्रूफ तुम्हें करना नहीं है, तुम्हें सीधा सीधा सा फॉर्मूला याद रखना है। सीधा सीधा सा फॉर्मूला कैसे याद रखना है, देखो तुम क्या करोगे, कॉपी में कार्टेशियन प्लेन बनाओगे। ये कार्टेशियन प्लेन बनाया, कार्टेशियन प्लेन बनाने के बाद अपना 0,0 तो नॉर्मल जो ओरिजिन है ही अपना, ठीक है ना,
अपन ने मान लिया कि भाई ओरिजिन जो अपना शिफ्ट हुआ है अल्फ़ा बीटा पर, क्लियर, शिफ्टेड ओरिजिन, इसको अपन शिफ्टेड ओरिजिन का नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट शिफ्टेड ओरिजिन के बाद जो दूसरा नाम दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि एक्स वाई ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स को डिनोट कर रहा है और एक्स डैश वाई डैश न्यू कोऑर्डिनेट्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अब अपन को अगर मेरे को एक्स डैश वाई डैश अल्फा बीटा में रिलेशन निकालना है तो क्या बनेगा, तो अभी बेटा यहाँ क्या हुआ था, देखो यहाँ क्या हुआ था, माइनस किया था ना, 3 - 1 2 - 1, तो सीधा सीधा सा बोल सकता हूँ कि जो मेरे नए कोऑर्डिनेट्स है एक्स डैश वो क्या है, तो एक्स माइनस अल्फा और वाई डैश क्या हो जाएगा, वाई माइनस बीटा। मैं चाहूँ तो उसको प्रूव कर सकता हूँ ना, उसमें कोई भी नई चीज़ नहीं, ध्यान रखना। अपन इसको चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं, बहुत बेसिक सा डिस्टेंस फॉर्मूला वाला रूल लगाना है, कोई नई चीज़ नहीं है, बट आप सीधा सा याद रखें इसको कि आपका ये बनेगा, क्लियर। ये आपके नए कोऑर्डिनेट्स आ गए जब आपका ओरिजिन किसी नए पॉइंट पे शिफ्ट हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के बाद जो आपको याद रखना है बेटा, वो याद रखना है रोटेशन ऑफ द एक्सिस। अब ये रोटेशन ऑफ द एक्सिस क्या है, देखो पहले तो एक्सिस क्या थी भाई, दोनों ही परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब हुआ क्या, अभी भी एंगल तो 90 डिग्री है, मैंने एंगल नहीं बदला है, लेकिन मैंने ये किया है कि मेरी इच्छा हुई कि मैंने एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, दोनों को ही मैंने क्या किया, किसी एंगल थीटा पे रोटेट कर दिया। मतलब इन दोनों के बीच में एंगल मैंने कितना कर दिया बेटा, थीटा। यहाँ से मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस को रोटेट कर दिया, जो भी इसका एंगल था वहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, एक रोटेशन दे दिया। अगर मैं ऐसा कर दूँ तो फिर सीधी सी बात है कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे, और इस बार मेरे को कोऑर्डिनेट्स अगर नए निकालने हैं तो ट्रिग्नोमेट्री भी लगानी पड़ेगी, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाएंगे। आप एक ट्रिक याद रखेंगे, ट्रिक क्या याद रखनी है मैं बता देता हूँ। यहाँ लिखेंगे एक्स डैश, यहाँ लिखेंगे वाई डैश, नए कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे वो सीधा सीधा सा ट्रिक से याद रखें। यहाँ एक्स, यहाँ वाई, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर साइन थीटा और कॉस थीटा। अब कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, देखो बहुत आसान सा है। अगर तुम्हें लिखना है कि यहाँ पर x, कि तुम्हारा x क्या बन रहा है, तो x बस इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, x बन गया तुम्हारा x डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। देखो क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। जरूरी नहीं है, अगर तुम्हें x डैश लिखना है तो x डैश क्या बन जाएगा, x कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, जैसा भी अपन लिखना चाहे। इसी तरीके से अपना y, अगर मैं बात करूँ बेटा y की, तो y मेरा क्या बन जाएगा, x डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। अगर इसी तरह मुझे y डैश लिखना होता तो y डैश मेरा क्या बन जाता, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, ये मेरा y डैश बन जाता। जैसे भी अपन को लिखना चाहें, जैसे भी वहाँ पर जरूरत होगी वो अपन को ध्यान रखना है। ये अपना कोऑर्डिनेट्स कब बदलेंगे, इस तरीके से अपने कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे जब अपन वहाँ पर क्या कर रहे होंगे, जब अपन ने वहाँ पर एक्सिस का क्या कर दिया, रोटेशन कर दिया, ठीक है ना। तो ये नोट्स में लिख ले, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसके बाद अपने पास ये रह जाता है कि आपने दोनों ही काम साथ कर दिए। आपने क्या किया, आपने ओरिजिन भी शिफ्ट करवा दिया किसी एक नई पॉइंट के ऊपर, और आपने साथ के साथ क्या किया, वहाँ पर उस एक्सिस का क्या कर दिया, रोटेशन भी कर दिया। तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में इन दोनों ही फॉर्मूले को कंबाइन कर देना, और कुछ नहीं, आपका x इक्वल टू आ जाएगा अल्फा प्लस एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, और y आ जाएगा आपका बीटा प्लस एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। जो यहाँ से x की वैल्यू निकल रही थी ना, जो फर्स्ट में मैंने आपको बताया शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन से, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, x डैश प्लस अल्फा, और y की वैल्यू क्या निकलेगी, y डैश प्लस बीटा। तो बस मैंने वही वैल्यू को यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने उसको पुट कर दिया, जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो सेम वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, ये अपना काम खत्म हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं, अगर मैंने दोनों काम किए, मैंने रोटेशन के साथ में क्या करा है, यहाँ पर शिफ्टिंग, दोनों ही चीज़ें मैंने अप्लाई कर दी, ठीक है। चलिए लास्ट अपना टॉपिक आज का समझते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चंस इस पे सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो मेरे से ज़रूर पूछेगी, सर कोई क्वेश्चन अगर आपको इस टॉपिक पर नहीं आ रहा है, मैं इसी के साथ में एक शीट अटैच कर दूंगा, शीट सॉल्व करें, किसी को कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछें, ठीक है ना। अब मैं बात करने जा रहा हूँ बेटा, जो लास्ट टॉपिक है, एक सीधी सी डेफिनेशन है, बेसिक सी, आपने बहुत सुना होगा इस नाम को, लोकस, कि भाई लोकस क्या होता है। बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर लोकस क्या है, लोकस क्या है। कुछ नहीं, लोकस का सीधा सा मीनिंग है, बहुत ईजी सा, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। कोई बोलता है फाइंड द लोकस, मतलब रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, नंबर 1 रिलेशन जो 10 तक याद रखना था। अभी क्या याद रखना है, पाथ ऑफ कर्व। लोकस का मतलब है कि जिसका भी अपन लोकस निकाल रहे हैं ना, उसका पाथ वो किस पर चल रहा है,
ठीक है ना। तो लोकस देखो निकालना हो तो तुम्हें दिमाग में एक ही चीज़ रखनी, कोई बोलता फाइंड द लोकस मतलब तुम्हें एक्स वाई में रिलेशन निकालनी है, या फिर जो भी वहाँ पर गिवन कोऑर्डिनेट्स एच के में बोल रहा है तो एच के में रिलेशन निकालनी है, ठीक है। और दूसरा जो उसकी डेफिनेशन है वो क्या कहती है, पाथ ऑफ द कर्व, कि जो पॉइंट है, ठीक है ना। लोकस किसका निकलता है, पहले तो ध्यान रखना, लोकस निकलता है पॉइंट का, कि जो मेरा पॉइंट है वो कैसे घूम रहा है, वो सर्कल पे घूम रहा है, स्ट्रेट लाइन पे घूम रहा है, पैराबोला पे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है। तो लोकस निकालने का मतलब है कि उसका पाथ कैसे निकालना है, ठीक है, पाथ क्या होगा उसका, और निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई निकालूंगा, ठीक है ना। तो ये आज जो मैंने आपको पढ़ाया ना, ये फर्स्ट टॉपिक है, ध्यान रखना, ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है, ज़्यादा मैंने इसमें कोई डिटेल में बात नहीं करी है, ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक सी है, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, इनके ऊपर अपन को ध्यान रखना जरूरी है। अब अपन स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइंस इसके बाद में, यहाँ तक का एक बार आप नोट्स बना के रखें, क्वेश्चंस मैं अटैच कर रहा हूँ, आप चाहें तो सॉल्व करें, किसी को नहीं आए तो पूछें, जो भी आपको प्रॉब्लम आए मेरे तक ज़रूर पहुँचाएं, ठीक है ना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोनों तरह की वीडियोज़ मिलेगी, मैं लाइव वीडियोज़ भी लूँगा, ऐसी भी बनाता रहूँगा, जैसे भी कंफर्टेबल होगा मेरे लिए, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।